नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आइस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। इस मॉड्यूल में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि प्रीलिम्स फोकस ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा ये मॉड्यूल पसंद आता है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और आपको कोई भी ग्रीवेंस, अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, जिससे हम आपके लिए ये जो मॉड्यूल है इसको और बेहतर कर सके, आप तक आपके हिसाब से पढ़ाई को लेके पहुंचा सकें। एक आवश्यक सूचना मैं देना चाहती हूँ इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले। प्री स्टॉर्मिंग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले फ्रॉम सितंबर। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है। तो इस वजह से आपका जो प्रीलिम्स का जो प्रॉपर परफॉर्मेंस किस तरीके से होने वाला है उसको आप अच्छे तरीके से ग्राफ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एनहांस भी कर सकते हैं। तो अब फाइनली हम चलते हैं टुवर्ड्स द मॉड्यूल ऑफ दिस होल टॉपिक्स कि आज के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं। पहले टॉपिक अगर हम लोग देखें इज द मोनार्क बटरफ्लाई। इसको लेकर के एक टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड एक है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा अगर देखें तो देर इज ग्लाइफॉस्फेट ऑन फॉरेस्ट लैंड एंड उसको लेकर के क्या क्या रेगुलेशंस हैं, ग्लाइकोफॉस्फेट क्या है और इसमें क्या क्या ऐसे बातें हो रही हैं, इस पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और बांग्लादेश के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम लोग चौथा टॉपिक देखें तो इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड उनको लेकर के एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और हर मॉड्यूल में जैसे लास्ट में हम हमेशा प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को भी देखते हैं, तो उस पे भी हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, उस पर थोड़ी रोशनी। पहला टॉपिक अगर देखें तो इज रिलेटेड टू मोनार्क बटरफ्लाईज ट्रैकिंग। इनके माइग्रेशन पैटर्न को किस तरीके से एक नए टेक्नोलॉजी से ट्रैक किया जा रहा है इन कैलिफोर्निया। ये उसी के ऊपर पूरा न्यूज आर्टिकल है, जिसमें सोलर पावर्ड रेडियो ट्रांजिटर बैकपैक के तरह अटैच कर दिए जाते हैं और इस हिसाब से फिर हम मोनार्क बटरफ्लाईज को ट्रैक कर सकते हैं, उनके माइग्रेटरी पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इफ यू सी कि बेसिकली मोनार्क बटरफ्लाई या डेनानाउज प्लेक्सी प्लस अगर देखा जाए, दिस इज द साइंटिफिक नेम। तो अपीयरेंस इनका कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे फोटो में देखा होगा, इस तरीके के ये दिखते हैं। ओके, दे हैव अ ऑरेंज स्टिंक्ट जो कि थोड़ा सा एक मोनार्क पैटर्न को दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम मोनार्क है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि देर इज लाइक ब्लैक वेन्स एंड वाइट स्पॉट्स, ये हम देख सकते हैं। माइग्रेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको तक। हम जानते हैं कि दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो मेक्सिको का पार्ट है यहाँ पे दे माइग्रेट, दीज बटरफ्लाईज माइग्रेट एंड इसी माइग्रेशन के थ्रू दे एक्चुअली हैव अ वेरी दिस थिंग जो भी है मल्टी जेनरेशनल। अगर देखा जाए तो माइग्रेशन जो है इट इज कंप्लीटेड अक्रॉस सेवरल जेनरेशन, यानी कि अलग अलग जेनरेशन्स में भी ये माइग्रेशंस देखे गए हैं। और हम देख सकते हैं कि एक माइग्रेशन पैटर्न में भी सेवरल जेनरेशन्स इंक्लूडेड है। फूड प्लांट की अगर बात करें तो कैटरपिलर्स फीड मेनली ऑन मिल्क वीट, जिसके वजह से दे एक्चुअली हैव अ केमिकल प्रोटेक्शन, यानी कि उनमें से एक ऐसा स्मेल या फिर ऐसा एक दुर्गंध आएगा जो कि इनके प्रेडिटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हानि या फिर दे डोंट लाइक इट, एंड उस वजह से दे कैन हैव अ केमिकल प्रोटेक्शन। नेविगेशन बेसिकली सन और अर्थ के मैग्नेटिज्म को यूज करते हुए ये पूरा इनका नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग फिजिकल ट्रेट और डिफेंस की बात करें तो अपीयरेंस हमने देख लिया, दे हैव एन ऑरेंज एंड ब्लैक, वो सब हो गया। साइज की अगर बात करें तो विंग स्पैन एवरेज 9 to 10 सेंटीमीटर्स, अबाउट 4 इंचेस, यानी कि 9 to 10 इंचेस और 9 to 10 सेंटीमीटर्स और 4 इंचेस अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इनका साइज है। जेंडर आईडी अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मेल हैव अ ब्लैक स्पॉट ऑन ईच हैंड विंग,
ईच हैंड विंग में दे वुड हैव अ ब्लैक स्पॉट। वही अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो दे हैव अ थिकर विंग वेन। मेल में हमें स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वही अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो वो वेन्स की तरह वहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं। टॉक्सिसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि कैटरपिलर्स जो है वो मिल्क वीड खाते हैं, जिसके वजह से उनके उनके जो बॉडी है उसमें से एक दुर्गंध, एक टॉक्सिन की स्मेल आती है, जिसके वजह से जो प्रेडिटर्स हैं वो उनसे अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। मिमिक्री की अगर बात करें तो द वाइसरॉय बेसिकली इनका जो पैटर्न होता है वो मोनार्क पैटर्न को रिजेंबल करता है, और जिस वजह से प्रेडिटर्स उनसे दूर रहते हैं। ठीक है। नाउ व्हाई आर मोनार्क बटरफ्लाइज बीइंग ट्रैक्ड? अब इनको ट्रैक क्यों किया जा रहा है और क्या हो रहा है इस पूरे टेक्नोलॉजी में? तो माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाइज अगर देखें तो उनको हम एंडेंजर्ड में से एक मान रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट, दे आर एक्चुअली इन 2022 इनको एंडेंजर्ड लिस्ट कर दिया गया है, और उनका जो मेजर पॉपुलेशन है उनमें एक बहुत ही घटाव यानी कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वही अगर हम लोग मेजर थ्रेट्स उनका देखें कि बेसिकली उनका पॉपुलेशन इतना घटते हुए क्यों दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले और मेजर मेजर रीजन यही है। सबसे पहले हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन के वजह से इनमें हमें देखने को मिल जाती है एक डिक्लाइन। ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ये जो दो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज को बहुत ही ज्यादा नंबर पे इन्होंने मैंने इन दो फैक्टर्स ने इफेक्ट किया है, एंड उनका पॉपुलेशन इसीलिए घटते हुए दिख रहा है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन ऑफ द नेक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो नेक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल जाती है। वही अगर हम लोग चेंजेस इन माइग्रेटरी कंडीशन देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइग्रेटरी कंडीशंस थी, टेम्परेचर हो गया, वेजिटेशन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं कि is also the reason of the decline of the population of this monarch butterflies. Loss of overwintering site, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स देख लिए मोनार्क में बेसिकली क्यों ट्रैक कर रहे हैं, एंडेंजर्ड है इसीलिए। नाउ व्हाट इज दिस सोलर बैक ट्रैक? हमने बोला कि कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जो कि एक्चुअली इस मोनार्क बटरफ्लाइज के माइग्रेशन पैटर्न को स्टडी करने के लिए है। बट ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली है क्यों? तो हम देख सकते हैं कि इट्स अ मिनिएचर सोलर पावर्ड रेडियो टेलीमेट्री टैग अटैच टू बटरफ्लाइज बैक, यानी कि बटरफ्लाई के बैक पे इसको माउंट कर दिया जाता है, एंड रेडियो सिग्नल्स के वजह से दे कैन एक्चुअली गेट द होल सिग्नल। हम अगर पूरा देखें तो सोलर एनर्जी जो हो गया, सबसे पहले जो सनलाइट है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, सोलर एनर्जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेडियो ट्रांजिशन ट्रांसमिशन, इसमें हम देख सकते हैं जो सिग्नल्स हैं, इस जो छोटे छोटे रेडियोस जो पीछे में अटैच हैं, इनके सिग्नल्स की वजह से ही साइंटिस्ट को पता चलता है इनका एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, और इनके एग्जैक्ट लोकेशन की वजह से ही दे कैन एक्चुअली ट्रैक इट। तो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने सिग्नल्स को डिटेक्ट करा, मॉनिटर करा इनका मूवमेंट, और हैबिटेट किस तरीके से वो यूज करते हैं अपने बचाव के लिए, अपने स्पीशीज के लिए। तो वो चीज भी हमें एक इस पूरे साइंटिस्ट के रिसर्च में देखने को मिल जाती है। नाउ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, अब इस पूरे जो ट्रांजिशन एंड ट्रांसमिशन है और इस पूरे जो टेक्नोलॉजी है इसमें हमें मेजरली क्या पता चला? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बटरफ्लाई का जो सेक्स है उसके बारे में पता चला, यानी कि जेंडर ऑफ द बटरफ्लाई देखने को मिलता है। वेट, कि कितने वेट पे है ये बटरफ्लाईज। ओके, बॉडी मेजरमेंट्स, मूवमेंट लोकेशन डेटा, ये पूरा ट्रैक किया जाता है। वेदर कंडीशंस, किन वेदर कंडीशंस में दे आर एक्चुअली माइग्रेटिंग, एंड उनको कितना ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स हो रही है माइग्रेशन को भी लेके, ताकि उनका जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उनको अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। यही सेम चीज मैंने हम लोग ने कुछ मॉड्यूल पहले भी पढ़ा था कि जब माइग्रेटरी बर्ड्स का डिक्लाइन देखा जाता है पॉपुलेशन में, तो ये भी सेम वही है। द टेक्नोलॉजी इज द डिफरेंट, बट उनका मोटिव और गोल सेम है कि हम उनका पैटर्न्स को पढ़ सके, डिटेक्ट कर सके, उसको स्टडी करें, ट्रैक करें, मॉनिटर करें, ताकि उनके पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके।
जो नेक्टर का सोर्स है इसको भी हम देख सके कि बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ये कौन से नेक्टर सोर्स को यूज कर रही हैं जिनके वजह से इनको फायदा देखने को मिल रहा है। ओके। एंड यूज ऑफ ओवर विंटरिंग क्रोव्स, ये सब भी ऐसे कुछ मेजर इंफॉर्मेशन है जो पूरे रिसर्च से रिलेटेड है। नाउ देर इज वन क्वेश्चन, प्लीज गिव इट अ लुक, इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक वी जस्ट स्टडीड। पहला पॉइंट इज रिलेटेड टू कि देर इज लाइक अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस मल्टी generational माइग्रेशन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड मेक्सिको, दिस इज करेक्ट। दूसरा अगर हम देखें तो इट्स कैटरपिलर प्रोवाइड फीड ऑन मिल्क वीड विच कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट प्रेडिटर्स, सेकेंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड की अगर बात करें तो वाइस रॉय बटरफ्लाइज एग्जिबिट मिमिक्री ऑफ द मोनार्क कलर्ड पैटर्न, जो कि उनको फिर अगेन प्रेडिटर्स से बचाव के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो 1, 2 एंड 3 है। प्लीज गिव इट अ लुक, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट टॉपिक पे, जो कि ग्लाइफोसेट के ऊपर है। ये एक हर्बिसाइड है, साइट है, एंड उनके यूज को जो कि किया जा रहा है फॉरेस्ट लैंड में, इसको लेकर के कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सामने आए हैं। वाई इन न्यूज, हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक इलीगल पी कल्टीवेशन को डिटेक्ट किया है, यानी कि उनके अभी नजर में एक पी कल्टीवेशन है जो इलीगल तरीके से वहां किया जा रहा है ऑन द फॉरेस्ट लैंड इनटू द पार्ट्स ऑफ मांडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जो हमको देखने को मिल जाता है, ये जो एलिज्ड यूज ऑफ दिस हर्बिसाइड है, ये बेसिकली उस वेजिटेशन को क्लियर करने के लिए किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है सॉइल, वाटर, डाइवर्सिटी, लाइफ स्टॉक और ह्यूमन हेल्थ को लेकर के। ये जो हर्बिसाइड है ये बहुत ही ज्यादा, मैंने जैसा बोला कि इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, और हमें देखने को मिल जाता है कि देर आर सर्टन कंसर्न्स जो गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है, और इस चीज के ऊपर अब इलीगल जो किया जा रहा है इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की भी बात हो रही है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्चुअली इस इलीगल कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और जो भी इस पूरे कल्टीवेशन को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है उस पे कड़ी से कड़ी एफआईआर और कड़ी से कड़ी सजा भी देने की बात हो रही है। अगर हम लोग अब इस हर्बिसाइड की बात करें ग्लाइफोसेट की, तो बेसिकली इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमैटिक हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल वीड्स। हम जानते हैं कि बेसिकली पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, ये सब ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि फार्मर्स यूज करते हैं ताकि आसपास के जितने भी पेस्ट्स हो गए हर्ब्स में, जैसे कि बहुत सारे वाइल्ड वीड्स हो गए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये केमिकल्स छिड़के जाते हैं ऑन द फील्ड। एंड इस वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा पाथवे है, इस चीज को लेके जैसा जैसा रिएक्शन होता है, पाथवे जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट्स में ही देखने को मिल जाते हैं, ये एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। एंड इस वजह से क्या होता है कि एक एरोमेटिक एम्यूनो एसिड इन प्लांट्स देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका जो पूरा रिएक्टिव मेथड है, जो भी जिस तरीके से हर्बिसाइड ये जो वर्क करता है, ये सिर्फ ऐसे उन्हीं प्लांट्स पे वर्क करता है जिनमें एक प्रॉपर हम लोग को एरोमेटिक एम्यूनो एसिड देखने को मिल जाता है, और वो उन वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वही अगर एनिमल की बात करें तो इसकी एनिमल पे उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज थ्योरी, आई वांट टू आई वांट टू से दिस इन अ वेरी सीरियस मैटर, कि ये जो पूरा पॉइंट है कि इसका जो पाथवे है वो एनिमल्स को इफेक्ट नहीं करता है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। एनिमल्स यानी ह्यूमंस के ऊपर भी ये बहुत ही ज्यादा असरदार है। बट लेट्स स्टडी मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट टारगेट फॉर हर्बिसाइडल एक्शन, इसीलिए बहुत ज्यादा इस हर्बिसाइड को यूज किया जाता है। अगर ऐसे लाइक ग्लाइफोसेट बेस्ड हर्बिवोर की बात की जाए तो इफेक्ट नॉन टारगेट वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर एंड यूज, किस हद तक कितने नंबर पे इसको यूज किया जा रहा है, कितने ज्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा है, और कितना ज्यादा एक्सपोजर है, उससे हिसाब से वी कैन से दिस कि कितना हार्म ये वाला हर्बिसाइड कर सकता है या नहीं। ठीक है,
नाउ मूविंग ऑन, लाइक नाउ वी विल सी कि क्या रेगुलेटरी एंगल है इस चीज को लेकर के, रेगुलेशंस और गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो सबसे पहले इसका रेगुलेशन जो है, इट कम्स अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इस आर्टिकल, ये जो अभी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें ये चीज किया जाता है कि इसमें ये चीज बोला गया है कि इट इज रजिस्टर्ड यूज इन इंडिया हैज बीन एसोसिएटेड विद वीड कंट्रोल इन टी प्लांटेशन। ठीक है, टी प्लांटेशन में इसको यूज किया जाता है। अगर 2022 के सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर ऑर्डर को देखा जाए, तो ये देख सकते हैं कि इसका एक रिस्ट्रिक्शन इट्स यूज, यानी कि इसके यूज पे एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेटिंग कि ऐसे कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो हमें ह्यूमन और एनिमल लाइफ में भी देखने को मिल जाते हैं। यानी इसके यूज के वजह से, इसके एक्सपोजर की वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स भी बहुत ही ज्यादा तरीके के इफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें इसका जो यूज है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। अगर हम लोग ये देखें इस आर्टिकल के तहत, तो इसमें हाईलाइट किया गया है इसका इम्प्लीमेंटेशन और स्टेटस, जो कि एक्चुअली में इस चीज को कंटेस्ट करने की बात है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हर्बिसाइड है, इसका अगर हम लोग एनवायरमेंटल कंसर्न देखें, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमें, जहाँ पे जो इनडिस्क्रिमिनेट हर्बिसाइड है यूज, इसमें वो चीज भी इंक्लूड हो जाती है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऐसे एनवायरमेंटल लॉस है जो ये, या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो ये वाला जो हर्बिसाइड क्रिएट करता है। सबसे पहले सॉइल कंटामिनेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, कि जब भी कोई भी पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, उसको यूज करेंगे तो वो सॉइल में जाके घुल जाते हैं, या फिर बारिश के पानी के वजह से वो बह जाते हैं और बड़े बड़े लेक्स, या फिर ज्यादा ये आपको लेक्स में देखने को मिलता है। एंड इस लेक्स में ये सब ये जो जितने भी हर्बिसाइड है, इनके मैंने इनके एकत्र होने की वजह से बहुत सारी इकोलॉजिकल जो वाटर, जो लेक का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बढ़ता हुआ दिखता है। तो सॉइल कंटामिनेशन और डिग्रेडेशन एक हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंटैमिनेशन ऑफ नियर बाय वाटर सोर्सेज, जो मैंने आपको अभी बताया कि वाटर सोर्सेज में भी कंटैमिनेशन के वजह से बायोडाइवर्सिटी उस पूरे वाटर सोर्स की भी खराब हो सकती है, या फिर अगर फ्यूचर यूज किया जाए उस वाटर को, तो उस वजह से फ्यूचर प्रोडक्शन में भी इशू आ सकती है। इरिगेशन का ले लीजिए, लेकिन वही अगर वाटर को अगर ड्रिंकिंग सोर्स बनाया जाए तो लोगों की जान भी इसमें जा सकती है। रिडक्शन ऑफ नॉन टारगेट प्लांट डाइवर्सिटी, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इनको छिड़कने से उनकी मौत हो सकती है, वो ड्राई होके खत्म हो सकते हैं। बट उन प्लांट्स का उस पूरे कल्टीवेशन, उस पूरे लैंड में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए नॉन टारगेटेड प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी का, माने उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। वही अगर हम लोग बात करें तो जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। आप खुद सोच के देखिए, राइट। जो लाइफ स्टॉक है और जो वाइल्ड लाइफ है वहां के, उस पूरे क्षेत्र के, उस पूरे एरिया के, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड्स की, और उनको हटा करके कल्टीवेशन करने की यहाँ बात हो रही है। तो उस वजह से जो आसपास के वाइल्ड स्टॉक्स हो गए या फिर जो वाइल्ड लाइफ हो गए, उनको भी कितने ज्यादा इफेक्ट ये सब चीजें कर सकती हैं। वही अगर हम लोग डिस्टर्बेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है उसके डिसरप्शन सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं इस पूरे इम्पैक्ट में। फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट, अब ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पे भी है और ये साथ साथ फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट पे भी है। कि फॉरेस्ट लैंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था फॉर दी इकोसिस्टम बैलेंसमेंट के लिए, वो चीज को एनक्रोच करके प्लांटेशन करने का मतलब ही यही होता है कि उस पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट और डिस्टर्ब कर देना। तो हम देख सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका पहला इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। इलीगल कल्टिवेशन बेसिकली क्या क्या लीड कर सकती है, कि जो
लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वहां में जो उगने वाले लोकल ट्रीज हो गए, लोकल वेजिटेशन हो गए, उनके हम लोग को उसमें हमको देखने को मिलता है कि देर आर सम लॉस ऑफ इट। एंड जो एग्रीकल्चर, जो कल्टीवेशन वहां पे हो रहा है, वो बेसिकली पूरी इकोसिस्टम को तो बर्बाद कर ही देता है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन की वजह से जो अलग अलग स्पीशीज हैं, उनके पे ऊपर भी बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता है। जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाई जो थी, उनके पॉपुलेशन का डिक्लाइन ही मेजरली इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट। तो उस वजह से आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट एंड इसका रेpercussions हो सकते हैं। इको इकोसिस्टम सर्विस अगर देखें तो उसमें भी घटाव यानी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। और प्रेशर ऑन द माउंटेन इकोसिस्टम भी देखने को मिलता है, क्योंकि इकोसिस्टम के नाम पे हमें एक माउंटेनस एरिया होता है। एंड हिमाचल प्रदेश, जिसकी ये पूरी टॉपिक की बात हो रही है, वो खुद अपने में एक माउंटेन एरिया है, यानी कि एक एलिवेटेड एरिया है। तो वो सब हमें देखने को मिल जाता है कि एनक्रोचमेंट की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द लीगैलिटीज, गवर्नमेंट का इस बात पे क्या करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। और साथ साथ में एक और एक रेगुलेशन देखें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसको रीनेम कर दिया गया एज दिस, वन संरक्षण एवं सर संवर्धन, संवर्धन, ठीक है, ये हम लोग को देखने को मिल गया। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। और स्टेट फॉरेस्ट लॉज और रेगुलेशंस तो लीगैलिटीज और गवर्नमेंट में आते ही आते हैं, ओके। एंड वी कैन सी दिस क्योंकि फॉरेस्ट इज एक्चुअली अ स्टेट सब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल लैंड यूज, इसको भी लेकर के कुछ ऐसे गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। नाउ हेल्थ पर्सपेक्ट, अब ये जो पूरा हर्बिसाइड जो यूज किया जा रहा है, उस चीज को लेकर के हेल्थ पे क्या असर हो सकता है ना। तो सबसे पहले पेस्टिसाइड्स के वजह से जो एक्सपोजर है, वो जो सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स अपने पे ही पड़ेगा। जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स उस पेस्टिसाइड्स को डाल रहे हैं, उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आप देख सकते हो उनके और फिर हम देख सकते हैं कि उस वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। कंटैमिनेटेड फूड भी जो आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी ये घुल मिल के किसी खानों में जाके कंटैमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे डिजीजेस के घर बन सकते हैं। वाटर कंटैमिनेशन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एक्सपोजर के वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखने को मिल जाता है। अब इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी ये बताया है कि जो ग्लाइफोसाइट सेट है, ये बेसिकली एक क्रायोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग बन सकता है, प्रोबेबली, शायद एक बात कह दी गई है कि शायद ये कैंसर कॉजिंग टू ह्यूमंस हो सकता है। बट इस चीज को चर्चा भी अगर किया जा रहा है तो ये बहुत ही बड़ा डील है, राइट। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि 2015 में ये पूरा किया गया। एंड सेम उसी रिसर्च ने IARC ने इसको लाइक क्लासिफाइड इज अ हैजार्ड क्लासिफिकेशन नॉट बाय इटसेल्फ अ डिटर्मिनेशन ऑफ अ नॉर्मल एक्सपोजर लेवल नेसेसरीली कॉजिंग कैंसर। तो प्रोबेबली लाइक शायद का एक पॉइंट यहाँ पे है। मूविंग ऑन टू हिमालयन इकोसिस्टम अगर एंगल देख लें, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश में हिमालयस की बात तो होनी ही होनी है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो है हिमालयस का, अगर हम लोग अपने में एक इकोसिस्टम देखें तो सबसे पहले इट हैज अ स्टीप स्लोप, यानी कि जो हिमालयस का स्लोप है वो बहुत ही ज्यादा स्टीप है। इसको हम लोग ग्रेजुअल कहते हैं, ग्रेजुअल स्लोप, और इसको कहते हैं हम लोग स्टीप स्लोप। तो वैसा स्लोप है हिमालयास का। वही अगर हम लोग हाई इरोजन प्रोन देखें तो ये जो इरोजन है, सॉइल इरोजन हो गया, वेजिटेशन, क्योंकि इसमें हम लोग को डिफॉरेस्टेशन भी बहुत देखने को मिल जा रही है। अब हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं, और आप जानते हैं ये चीज बहुत अच्छे से, कि हिमाचल प्रदेश इज वेरी मच नोन फॉर इट्स टूरिज्म।
टूरिज्म में बेसिकली क्या होता है कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन होता है उस लैंड्स का, और वहीं पे होटल्स बन जाएंगे, वहीं पे ऐसे कुछ ऐसे साइट्स बन जाएंगे, कुछ एडवेंचरस कुछ स्पोर्ट्स डाल देंगे, जिसके वजह से उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, क्योंकि आप स्लोप तो देख ही रहे हैं, एंड इरोजन, सॉइल इरोजन भी हो सकता है। डाइवर्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हिमालयस में हमें एक डाइवर्स फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाती है। जो स्प्रिंग्स है, स्ट्रीम्स हैं, अगर आप गए हैं हिमाचल प्रदेश तो आपको पता होगा कि वहाँ पे स्प्रिंग्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, वहां जाकर के आप बैठ सकते हैं, राइट। एंड अगर देखा जाए तो लोकल कम्युनिटीज का बहुत ही ज्यादा निर्भरता नेचुरल रिसोर्सेज में भी देखने को मिल जाता है इस क्षेत्रों में, ठीक है। देयरफॉर एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट, एक तो ये पॉइंट हो गया कि एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया कि जो केमिकल इंटेंसिव कल्टीवेशन है, एक ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिला दो तो यू कैन सी कि एक डाउन स्ट्रीम ऑफ इकोलॉजिकल अपने आप ही इस चीज को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। यू कैन सी, you can already see the point. Okay, now sustainable agricultural angle, अगर हम लोग इस बात की बात करें तो बेसिकली द इश्यूज हाईलाइटेड द नीड फॉर, यानी कि ये जो पूरा प्रॉब्लम है इस वजह से हमें बहुत सारे गैप्स और बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिले। तो इसमें यू कैन सी द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का एक बॉडी होना चाहिए, मैकेनिकल और मैनुअल वीड कंट्रोल का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, मल्चिंग एंड कवर क्रॉप्स भी जैसे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनको इसमें इंटीग्रेट करना चाहिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेस्ट के वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगेन आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट कि माइग्रेटरी बर्ड्स का मेन डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन का रीजन ही यही है कि पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा नंबर पे हो रहे हैं, जिनके वजह से पेस्ट तो मर जा रहे हैं, लेकिन जो मेजर फूड डाइट है ऑफ दोज माइग्रेटरी बर्ड्स उनकी भी मृत्यु हो जा रही है उसमें। तो प्रॉपर खाना नहीं मिलने की वजह से, अपने प्रॉपर डाइट नहीं मिलने की वजह से दे आर डाइंग एंड दे आर डिक्लाइनिंग इन नंबर्स। तो वही देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे ऐसे असर हमको देखने को मिल सकते हैं। जो केमिकली जो हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की भी मांग होनी चाहिए, ठीक है। और जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको भी प्रिजर्व करने की बात करनी चाहिए, ठीक है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेसिकली यही है कि ग्लाइफोसेट के ऊपर है ये। ग्लाइफोसेट इनहेबिट्स द एंजाइम EPSPs with associated with, अच्छा, या तो फर्स्ट वन यू कैन सी। सेकंड अगर देखें तो शिकीमेट पाथवे इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड इज essential for the synthesis of aromatic amino acids. Okay, अगर इसी हर्बिसाइड की बात की जाए तो इट्स अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम सिस्टमैटिक हर्बिसाइड यूज प्राइमरी फॉर वीड कंट्रोल। ओके, एंड IARC कैन क्लासिफाइड दिस हर्बिसाइड एज probably carcinogenic in human. तो yes, लास्ट का 2 is correct. Yes, yes. So the answer is 1, 3 and 4. सेकंड वाला गलत है। ओके, क्योंकि ये जो पूरा पाथवे है इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ये जो पूरा पाथवे है ये सिर्फ प्लांट के लिए है, पाथवे ह्यूमंस में नहीं डिटेक्ट किया गया था, राइट। ह्यूमंस में नहीं डिटेक्ट किया गया था, तो इसीलिए हमारा आंसर 1, 3 एंड 2 है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले बांग्लादेश BNP विक्ट्री, यानी कि अभी इलेक्शंस हुए और बांग्लादेश नेशनल पार्टी में हमें देखने को मिला है कि देयर इज अ विक्ट्री, जिसमें this is the PM, this is now PM of Bangladesh and offers India a fragile reset. इंडिया और ये जो पूरा रेजिम चेंज हुआ है इस वजह से इंडिया का जो रिलेशन है बांग्लादेश को लेकर के वो एक क्वेश्चन मार्क पे खड़ा है, ठीक है। विथ बॉर्डर सिक्योरिटीज, माइनॉरिटीज, वाटर शेयरिंग एंड ट्रेड रिमेनिंग की चैलेंजेस। तो इसी पे हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप अगर देखा जाए तो बेसिकली 1971 जो लिबरेशन वॉर हुआ
उससे पहले अगर देखा जाए तो बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान। ओके, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है 1971 में, जब लाइक बांग्लादेश में जब सब एक मेजॉरिटी पार्टी एमर्ज, एक मेजॉरिटी देखा गया, और एक देखा गया कि किस तरीके से जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान पे बहुत ही ज्यादा दबाव देखने को, तो इसीलिए 1971 में अगर बात करें तो लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज थे जो माइग्रेट करके इंडियन बॉर्डर्स में घुस गए थे। ठीक है, और इस वजह से भी क्या हुआ कि लिबरेशन वॉर में इंडिया का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। और डिप्लोमेटिक टाइज की अगर बात करें तो इसके बाद से ही एक डिप्लोमेटिक टाई देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 1972 की अगर बात करें तो देयर वाज अ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड, ओके, बिटवीन मुजीब एंड इंदिरा गांधी। ठीक है, तो एक ट्रीटी साइन होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। अगर आगे हम लोग बात करें तो वी नो द होल बेसिन ऑफ गंगा। तो 1996 में अगर देखें तो जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी उसको साइन किया गया। वाटर शेयरिंग ट्रीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं कहाँ से कहाँ फ्लो होके जा रहे हैं उस पे भी, इस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वही हम 2015 की बात करें तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज्ड, इसी बीच में हम देख सकते हैं कि एक 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। एंड जो इनरू बेरुबेरी केस जो पूरा हुआ था, अ, तो बेसिकली इट वाज द लैंड बाउंड्री को शेयरिंग एंड एक्सचेंज को लेकर के पूरा जो डिस्प्यूट था, उस पे भी आप थोड़ा सा इस पूरे मैटर में ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अगस्त 2024 की अगर बात की जाए तो हसीना, बेसिकली उसको बहुत सारे दंगे हुए हम लोग को देख के, और एक इंटरिम यानी कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट वहां पे सेटअप कर दिया गया। वही अगर हम लोग फेब्रुअरी 2026 की देखें तो इलेक्शन हुआ, जिसमें बीएनपी विन और पीएम एस्टैब्लिश हुआ। Now there are 6 major pillars for the bilateral framework. इंडिया और बांग्लादेश की जब भी बात करें तो एक देर आर मेजर मेजर पॉइंट्स एंड मेजर मेजर सेक्टर्स जहाँ पे कोऑपरेशन और बायलैटरलिज्म देखने को मिलता है। सबसे पहला ट्रेड एंड कॉमर्स। बांग्लादेश जो है हम जानते हैं कि टेक्सटाइल के लिए बहुत ही ज्यादा जाना माना कंट्री है, बहुत ही ज्यादा नंबर पे टेक्सटाइल को दे एक्सपोर्टेड। बांग्लादेश इन इज इंडियाज लार्जेस्ट साउथ एशियन का ट्रेड पार्टनर, तो एक ये देखने को मिल जाता है हमें। दूसरा अगर देखें तो कनेक्टिविटी, रेल रोड और इनलैंड वाटरवेज को हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस चीज को लिंक किया जा रहा है, तो कनेक्टिविटी भी हम देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश की है। आगे देखें तो वाटर सोर्स, we just talk about the treaty that is being shared 1996 में, जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी उसको साइन किया गया, तो उसी को लेकर के वाटर रिसोर्सेज को भी आप देख सकते हो कि एक कोऑपरेशन और एक बायलैटरलिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी एंड बॉर्डर, बीएसएफ्स एंड जो हैं, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एरिया। बीच में बहुत चर्चों में भी था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के एंड बॉर्डर वहां पे फ्रेम प्रॉपरली करने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 4096 किलोमीटर का एक बॉर्डर हम लोग को देखने को मिल जाता है उस पूरे क्षेत्र में। और एंटी इंसर्जेंसी देखने को मिल जाती है, जिसमें टेरर कोऑपरेशन भी देखने को मिल जाता है। तो यानी सिक्योरिटी और बॉर्डर को लेकर के भी बायलैटरलिज्म है इंडिया का विद बांग्लादेश। एनर्जी का जो कोऑपरेशन है, यू कैन सी दिस, 1160 megawatt power and diesel to Bangladesh we have supplied, India has supplied. Okay, एंड फाइनली अगर देखें तो पीपल टू पीपल यानी डायस्पोरा, और हम लोग का कल्चरल सेम होने के वजह से, हमारा लिंग्विस्टिक ऑलमोस्ट सेम होने के वजह से भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि देर इज अ पीपल टू पीपल कंडक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्शन। अब हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच में एक डेटोरिएशन ऑफ टाइज देखने को मिली थी, जिसमें एक पॉलिटिकल रप्चर देखने को मिला था कि दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के नहीं मिलने के वजह से
हमें, और फॉल ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से हमें ये चीज देखने को मिली थी। चाइना टिल्ट, जो इंटरिम गवर्नमेंट था यानी जो टेम्पररी गवर्नमेंट था, दे एक्चुअली हैड थोड़ा उनका झुकाव जो था वो चाइना की तरफ था। तो इंडिया को भी इस चीज में थोड़ा सा अनसेफ फील हो रहा था। पाकिस्तान आउटरीच, यू कैन सी दिस कि जो डिप्लोमेटिक और आईएसआई टाइज है वो भी रिवाइव होते हुए उस समय पे दिख रहे थे जब टेम्पररी गवर्नमेंट थी। माइनॉरिटी कंसर्न्स, वहां पे माइनॉरिटीज को लेकर के बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे थे, ठीक है, जिसमें हिंदूज के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स भी देखने को मिल रहे थे। बॉर्डर फ्रिक्शन की अगर बात करें तो 1000+ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट इन 2025, यानी कि बॉर्डर को लेकर के भी एक टसल, एक तनाव देखने को मिल रहा था। डिप्लोमेटिक फ्रीज की अगर बात करें तो हम देख सकते थे कि किस तरीके से जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज थे उनको टेम्परेरीली खारिज कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। अब रिलेशनशिप इन नंबर्स अगर हम देखें तो बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ इतना बॉर्डर है, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर, दिस इज द एनुअल बायलैटरल ट्रेड जो कि टर्नओवर बेसिकली है, दिस इज द पावर दैट वी आर सप्लाइंग टू बांग्लादेश, एंड दिस इज द ट्रांस बॉर्डर रिवर शेयर जो कि हम देख सकते हैं, जो गंगा जो शेयर हो रहा था, गंगा वाटर ट्रीटी जो हमने देखा। ट्रेड स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे आंकड़े हैं। पोस्ट इलेक्शन रीसेट, अभी जो इलेक्शन हुआ इसके बाद हमें एक रीसेट देखने को मिलता है और एक नई उम्मीद है इंडिया के लिए कि वो किस तरीके से इस जो न्यू रेजीम जो बनी है, जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में आई है, उस चीज को लेकर के इंडिया किस तरीके से अपना अगला दाव चल सकता है। सबसे पहले न्यू गवर्नमेंट, ये जो न्यू गवर्नमेंट की वजह से एक नई उम्मीद है, रीसेट देखने को मिल रहा है। इंडियाज आउटरीच, स्पीकर ओम बिरला एट स्वेरिंग इन, स्वर्न इन में, स्वेरिंग इन में ओम बिरला भी वहां पे प्रेजेंट थे। डिप्लोमेटिक कांटेक्ट की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश एफएम विजिटेड न्यू दिल्ली। तो डिप्लोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट्स और डिप्लोमेटिक टाइज फिर से जैसे फ्रीज हो गए थे उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। वीजा रिजम्पशन, यानी जो टूरिस्ट वीजा थे उनको फिर से रिस्टोर कर दिया जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी सिग्नल्स, हम देख सकते हैं कि पावर और कनेक्टिविटी जो थी वो फिर से उसको उसको इंटैक्ट रखा गया है और उसको फिर से रिवाइव करने की फिर से वही बात हो रही है। और कॉशियस ऑप्टिमिज्म, यानी कि पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिल रहा है फ्रॉम द बोथ साइड्स। ओके, नाउ स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो हम फेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो चाइना पाकिस्तान का टाइज पहले देखा गया था बांग्लादेश को देकर लेकर के, तो वो अभी भी है, तो वो इंडिया के लिए अभी भी एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। जमात राइज नाउ, सीट गेन नियर बॉर्डर अलार्म दिल्ली, यानी कि ऐसे कुछ एक्टिविटीज भी हो रहे हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। टेस्टा डेडलॉक, यानी कि वाटर शेयरिंग पैक्ट है, वो अभी तक उतना ज्यादा फंक्शनल नहीं है और इंडिया को इस चीज को या तो रिवाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदू के ऊपर जो भी प्रताड़ना और जो भी गलत जो भी पूरी प्रेशर डाली जा रही थी, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे थे, वो भी अभी तक जारी है। और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि इंडिया जो और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप रहा है वो ज्यादातर इंडिया का माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन को ही लेकर के है, एंड किस तरीके से जो माइग्रेशन इमिग्रेशन को लेकर इश्यूज है इस चीज को भी लेकर के इंडिया इस चीज को टैकल करने की कोशिश तो कर रहा है, राइट। हसीना एक्सट्रेडिशन, हम देख सकते हैं कि ढाका में जो डिमांड फ्यूल्स फ्रिक्शन, ढाका में जो भी अभी हसीना को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंडिया एक समय में बहुत ही ज्यादा अच्छे टाइज में था विद हसीना, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। एंटी इंडिया पुश, डोमेस्टिक
रेटोरिकल इनफ्लेम टाइज। भले ही गवर्नमेंट चाह रही है कि बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक टाइज हैं जो फिर से जो फ्रीज थे वो फिर से रिवाइव हो जाए, बट जो वहां पे आवाम का जो पूरा रिएक्शन है इंडिया को लेकर के वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ऑन गोइंग कोऑपरेशन एंड ब्राइट स्पॉट्स, कि बेसिकली अगर ब्राइट देखा जाए और जो अभी के जो कोऑपरेशन वो बेसिकली चल के आ रहा है, तो सबसे पहले एनर्जी लाइफलाइन, एनर्जी का जो अभी सप्लाई था इंडिया का टू ढाका यानी कि बांग्लादेश, वो एक लाइफलाइन के तरह काम कर रहा है, वो कंटिन्यू है। कंटिन्यूटी अगर देखा जाए, कनेक्टिविटी देखा जाए, तो जो पूरा रेल और वाटर वेज का जो पूरा माध्यम था टू कनेक्ट टू ट्रांसपोर्ट, वो अभी तक रिवाइव्ड है। वो अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से कॉर्प अच्छे तरीके से चल रहा है। कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। ट्रेड मेमोरेंडम, जो ट्रेड है वो अभी तक बहुत ही अच्छे नंबर्स पे चल रहा है। डेवलपमेंटल एड इन इंडिया, एलओसीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चीज को पूरा एड प्रोवाइड किया इंडिया ने। ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये सब चीज। मल्टीलैटरल टाइज, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया का सार्क, बिम्स्टेक, आईओसी, ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें इंडिया और बांग्लादेश दोनों का प्रेजेंस है, और दोनों इस चीज को कोऑपरेटिवली इसमें हिस्सा लेते हैं। पीपल मूवमेंट, यानी कि मेडिकल और एजुकेशनल एक्सचेंज देखा जाए तो अभी भी बरकरार है। तो दीज आर सम ऑफ द कोऑपरेशन जो ब्राइट साइड्स हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के हैं। वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें बांग्लादेश का ट्रस्ट रीगेन करने की जरूरत है। आवाम के बीच में जो इंडिया को लेकर के रेपरकशंस और लेकर के जो रिस्ट्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस है उसको भी कम करने की जरूरत है, तभी एक डिप्लोमेटिक टाइज और बायलैटरलिज्म एस्टैब्लिश हो पाएगा। इसमें ब्रॉड एंगेजमेंट अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एंगेजमेंट्स देखने को मिलना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरलॉक, यानी कि ट्रेड और एनर्जी जो लिंकेज है इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि बाकी भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो ऐसे कुछ मुद्दे हों जिनको लेकर के इंडिया कैन एक्चुअली हैव अ गुड रिलेशन विद बांग्लादेश। वाटर डिप्लोमेसी, फास्टैग, टेस्टा एंड गंगा रिन्यूएबल। वाटर डिप्लोमेसी हमारे लिए एक एज अ होता नहीं है, एज अ गोल्डन कार्ड काम कर सकता है। बॉर्डर मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इस चीज़ को भी हमें बीएसएफ को लेकर के एक जॉइंट पेट्रोलिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन इज ओके बट सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिक्योरिटी, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है और सिक्योरिटी की बात आती है तब हमें थोड़ा सा और सतर्क होने की ज़रूरत है। पब्लिक डिप्लोमेसी, डायस्पोरा, कल्चरल ट्रेडिशन, ये सब को भी हमें और बढ़ावा देना चाहिए, एंड दिस कुड एक्चुअली एक्ट एज अ सॉफ्ट पावर, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस हो सकता है। रीजनल विजन, जो दोनों का जो एक जो नेबर फर्स्ट का जो विजन है इसको बरकरार रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नेबर अगर आपके दुश्मन बन गए तो आपका जीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नाउ देर इज वन मेंस क्वेश्चन, आप इसको देखें, आप इससे देखें कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। कुछ पॉइंट्स है तो आप उसको बता सकते हैं हम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक कन्वेंशन अभी रिसेंटली हुआ है। ये जो कन्वेंशन नंबर 193 है, ये बेसिकली लेबर प्रोटेक्शन को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स। If you see that this whole article is regarding the platform workers base rights, उनके राइट्स को लेकर के इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक चर्चा की गई जिसमें इंडिया abstained seating national discretion despite domestic delegate support। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जब फाउंड हुआ था was 1919। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज स्टेटस अगर देखा जाए तो यूएन्स ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है।
मेंबर कंट्रीज अगर देखा जाए तो 187 स्टेट्स, इंडिया अ फाउंडर। इंडिया जो है इनमें से एक फाउंडिंग मेंबर है। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो पूरा लेबर्स को लेकर के जो राइट्स की जब भी बात होती है तो हम जानते हैं कि इट्स रिलेटेड टू सोशलिस्टिक काइंड ऑफ ए मेंटल स्टेट, है ना, मेंटालिटी, है ना। तो वी कैन सी दिस कि वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, कैपिटलिस्टिक को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने लगे वो। तो उस चीज़ पे भी हम देख सकते हैं। मैंडेट सेट ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स, यानी कि ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करे ताकि कहीं पे भी परसिक्यूशन ऑफ लेबर्स और उनको लेकर के जो उनको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है लॉन्ग आवर्स के लिए, वो सब को लेकर के एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किए जाए। और नोबेल पीस प्राइज भी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है इन 1969। कन्वेंशन नंबर 183 की अगर बात करें तो डिसेंट वर्क इन दी प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इसको अगर हम लोग देखें तो इट वाज अडेप्टेड ऑन 114th इंटरनेशनल ILC जेनेवा, जून 2026 में इस पूरे जो डिसेंट वर्क इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है उसको इससे लिंक किया गया। एम अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के राइट को एक्सटेंड करने की बात हो रही है। कोर रूल्स अगर देखा जाए तो प्राइवेसी ऑफ फैक्ट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसका मेजर रूल ही यही है कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट है उस वजह से कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिस, देखिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक लूप होल अगर दिख गया तो उस वजह से एक्सप्लॉयटेटिव जो होता है वो बढ़ सकता है। स्कोप अगर देखा जाए तो गिग वर्कर्स को दे कवर, डिजिटल और ऑन डिमांड वर्कर्स को भी ये अपने दायरे में रखता है। वोट अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी यस, यूएस एंड न्यूजीलैंड ओपोज्ड। ठीक है, ये जो अभी पूरा मांग अभी जो पूरा हो रहा है कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी यानी प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेकर के इंक्लूड करने की बात हो रही है, तो उस चीज को लेकर के कुछ यस देखने को मिल रहा है, कुछ नो। इंडिया जो है इट हैज abstained with 9 other nations। अब अगर हम लोग 6 प्रोविजंस देखें इस पूरे कन्वेंशन का जो मैंडेट करता है, सबसे पहले फेयर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है जहाँ पे स्टेटस बेस्ड ऑन रियल कंट्रोल नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो रियलिटी है और जहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव मींस ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दे कैन बिकम अ बिट एक्सप्लॉयटेटिव, एंड उस एक्सप्लॉयटेशन को ही बचने के लिए एक फेयर क्लासिफिकेशन की मांग यानी प्रोवाइड करते हैं। वेटिंग टाइम पे, यानी कि जो आवर्स होते हैं ऑन प्लेटफॉर्म मस्ट बी कॉम्पनसेटेड, जो भी ऐसे माने जितने भी ऐसे टाइम है उस चीज को लेकर के दे नीड टू कॉम्पनसेट जितना एक्स्ट्रा काम वो करा रहे हैं उनसे। एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन, जो भी वर्कर का डेटा है उसको सेफ गार्ड और उसके राइट्स को लेकर के काम करने को लेकर के ये आवाज उठाता है। फेयर डीएक्टिवेशन, ड्यू प्रोसेस बिफोर सस्पेंशन ऑन अकाउंट एग्जिट। और वही अगर लेबर इंस्पेक्शन की बात करें तो स्टेट ओवरसाइट ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स कंडीशंस। तो ये कुछ ऐसे कन्वेंशन में मैंडेट प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे जिसके वजह से पूरी ये चर्चाएं हो रही है ना। इंडियाज पोजीशन आस्क वर्सेस ग्लोबल कंसेंसस, इंडिया ने बेसिकली एक क्लासिफिकेशन को बाय नेशनल लॉ के प्रति किया गया। वही अगर ग्लोबल कंसेंसस देखा जाए तो बाय प्राइमेसी ऑफ फैक्ट्स, लीगल बेसिस एक्सटेंडेड एग्जिस्टिंग लॉज, जो लॉज अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन और लेबर के वेलफेयर को लेकर के, उसी को एक्सटेंड करने की इंडिया की है। लीगल अगर बेस देखें तो न्यू ग्लोबल ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात हो रही है। लैंग्वेज देखें तो एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, और बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अगर ग्लोबल का देखा जाए तो। रेगुलेशन का अगर देखें तो
फॉर स्टार्टअप, एंड इधर अगर रेगुलेशन का देखें तो प्रिस्क्रिप्टिव राइट्स लो, यानी कि ये थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया में देखने को मिल जाती है। भाई अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फाइनल वोट बेसिकली अभी ऑब्स्टेन्ड है, लेकिन अगर फाइनल वोट देखे तो अडॉप्टेड बाय मेजॉरिटी। नाउ इंडियाज प्लेटफॉर्म एंड इकोनॉमी इन नंबर्स, ये पूरा डेटा है। अभी जितना भी हमने बात किया, गिग वर्कर्स कितने सारे हैं, कितना सारा प्रोजेक्ट वर्कर्स हैं, ग्रोथ इन लेस देन अ डेकेड अगर देखा जाए तो 3 times इट हैज इंक्रीज्ड। नवंबर 2025 में कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन फोर्स की गई। और नीचे में अगर हम देखें तो वी कैन सी दिस, अलग अलग डेटाज हम देख सकते हैं इस चीज को रिलेटेड। इंडियाज डोमेस्टिक फ्रेमवर्क अगर हम बात करें तो इंडिया का जो डोमेस्टिक फ्रेमवर्क है, सबसे पहले एक कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, जहां पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, ये 2025 नवंबर में लागू हुआ, इन फोर्स आया। ठीक है, लोकल लोकल सॉरी लीगल स्टेटस अगर देखे तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज इक्वल्स टू स्पेशल कैटेगरी। अभी तक इंडिया ने प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है। ठीक है, ई श्रम अगर हम लोग पोर्टल की बात करें तो पोर्टेबल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जरूरत है, and उस ई श्रम में दे कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड वेलफेयर एवरीथिंग। एग्रीगेटर लेवी का अगर बात करें तो अप टू 2% टर्नओवर टू वेलफेयर फंड्स। स्कीम कवरेज की अगर बात करें तो एक्सीडेंट, हेल्थ और मेटर्निटी बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती है इस पूरे स्कीम के अंदर। और कोई भी इंडिविजुअल जो राइट्स है और टू एनी बेनिफिट्स कोई एंटाइटलमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है इंडिया के डोमेस्टिक लीगैलिटी में, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क। ना गैप इन करंट फ्रेमवर्क, अभी जो इंडिया का जो करंट फ्रेमवर्क है उसमें हमें गैप देखने को मिलता है। राइट, अब उस गैप में बेसिकली ऐसा क्या है जो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिनिमम वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से जो अर्निंग फ्लोर है वो बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी वहाँ का वर्कर का जो वहाँ का हेड है, वो वेज के नाम पे कम वेज भी दे सकता है, ज्यादा वेज भी दे सकता है। तो नो मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि इन्फ्लेशन के दौरान में भी दे आर वर्किंग इन लो वेज वर्क। ओके, नो वेटिंग पे, यानी कि अगर आइडल है, आइडल आवर्स है, यानी कि जो भी ऐसे टाइम है जिसमें दे आर वेटिंग फॉर अ जॉब और वेटिंग फॉर अ वर्क, बिकॉज ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ना, तो वो उसको जो वेटिंग पीरियड है उसको लेकर के कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं करती है इंडिया। नो आवर्स कैप, लॉन्ग शिफ्ट्स रिमेन कॉमन, यानी कि लॉन्ग शिफ्ट्स बेसिकली कोई आर को लेकर के कितने घंटे आप काम कर सकते हैं उसको लेकर के कोई भी ऐसा दायरा बनाया नहीं गया है। ठीक है, नो लीव राइट्स, सिक मेटर्निटी लीव्स, एक जगह पे हमें एक लूप होल यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि अगर आपका तबीयत खराब है या अगर आप माँ बनने वाले हैं, यू आर प्रेग्नेंट, फिर भी आपको ऐसे कोई कॉम्पनसेशन या कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अगर हम लोग ओपेक एल्गोरिदम की बात करें तो जो रेटिंग और इंसेंटिव्स हैं वो थोड़े हमें ट्रांसपेरेंट नहीं देखते हुए दिख जाते हैं। और अनफेयर एग्जिट की अगर बात करें तो उनका कॉन्ट्रैक्ट और कोई प्रोसेस नहीं होता, आर्बिट्रेरी डीएक्टिवेशन विदाउट प्रोसेस। आप देख सकते हो कि किस तरीके से आर्बिट्रेरीली एक एक्सप्लॉयटेटिव ये सब बन सकते हैं। स्टेट इनिशिएटिव्स एंड ब्राइट स्पॉट्स, राजस्थान जैसे अलग अलग कुछ ऐसे स्टेट्स है, राजस्थान का अगर एग्जांपल ले ले तो गिग वर्कर के वेलफेयर को लेकर के सबसे पहले राजस्थान ने एक रेगुलेशन बनाया। वही अगर कर्नाटका की बात करें तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स और उनके सिक्योरिटी फंड्स को लेकर के एक बिल को अभी टेबल किया गया है। बिहार और झारखंड की अगर बात करें तो रूल्स रोल आउट और जितने भी लेबर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर को लेकर के बात की जा रही है।
तेलंगाना की अगर बात करें तो गिग वर्कर्स को प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रेमवर्क में डाला गया है ताकि उनको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। ईस्टर्न अगर ग्रो देखे जाए तो ये जो पोर्टल है इसका बहुत ही ज्यादा नंबर पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव की तरफ इंक्लिनेशन है। और ग्लोबल एंकर अगर देखा जाए तो अगेन दिस कन्वेंशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट उसको लेकर के एक कॉमन फ्लोर प्रोवाइड करता है। नाउ वे फॉरवर्ड, सबसे पहले हमें वी हैव टू स्टेटस बाय रियलिटी। जो भी रियलिटी है ये गिग वर्क सॉरी इन लेबरर्स की, उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे बांधने की जरूरत नहीं। मिनिमम एक वेज का एक स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। एल्गोरिदम जो ऑडिट है ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेबल एक्सपेंडिचर को भी दर्शाना चाहिए। फेयर डीएक्टिवेशन, अकाउंट एग्जिट या फिर कभी भी छुट्टी या किसी चीज को लेकर के एक प्रॉपर फेयरनेस देखने को मिलना चाहिए। फेज्ड रेगुलेशन, यानी कि प्लेटफॉर्म साइज एंड स्टेज को लेकर के इसको हमें इंक्लूड करने की जरूरत है। राइट्स और इनोवेशन की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी विद द एनफोर्सेबल राइट्स, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। नाउ देर इज अ मेंस क्वेश्चन, इसको आप देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हर मॉड्यूल के लास्ट में जैसे हम लोग प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, वैसे अभी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ठीक है, इसका मेन इस साल का जो थीम है, इट इज एक्चुअली ऑनरिंग फॉलन ह्यूमैनिटेरियन एंड कॉलिंग फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर। तो प्लीज इसको रिमेंबर करिए कि ऐसा थीम आपको प्रीलिम्स के एक स्टेटमेंट में दे सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज को आप कर सकते हैं। अगर फोकस देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन और हेल्थ वर्कर्स को लेकर के जितने भी लाइफ जितने भी जाने गई हैं, और इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए इस डे को एस्टैब्लिश किया गया है। नीड अगर देखा जाए तो हेल्थ वर्कर्स, पेशेंट, फैसिलिटीज एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए तो इनको भी एड्रेस करने के लिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। कैंपेन अगर देखा जाए तो कॉल टू एंड अटैक्स, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। बहुत ही ज्यादा जरूरी है अभी ऐसे आज के समय में, जहाँ पे बातों बातों पे वॉर हो जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से टेररिस्ट अटैक्स बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और कितने जाने चली जाती हैं। इस चीज को करने के लिए हैशटैग फॉर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ताकि एक जान भी अगर बचे तो इस बेटर, लाखों जान को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक बूंद खून का भी बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन को अगर देखें तो बेसिकली जल जीवन को अब 7 साल होने वाले हैं। रूरल ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के कवरेज है, जिसमें हमें 16.7 था पहले जब स्टार्ट हुआ था, अब हो चुका है 82%। यानी कि जल जीवन मिशन जो है, इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। लॉन्च अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था, और आप देख सकते हो कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है जल जीवन मिशन में। प्रोग्रेस अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि बेसिकली जो कवरेज था वो 3.23 करोड़ था, अब वो 15.91 करोड़ हो चुका है। माइलस्टोन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इतने सारे विलेजेस इससे एसोसिएटेड हैं। इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो 12.68 करोड़ न्यू हाउस होल्ड विद टैप्ड वाटर और इम्प्रूव्ड हेल्थ और हाइजीन और डिग्निटी को इंश्योर किया है इस मिशन ने। जल जीवन मिशन 2.0 भी अभी आ रहा है, जिसका मेन फोकस यही होगा कि सर्विस डिलीवरी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी ओनरशिप। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वाटर जैसा जो पॉइंट है वो कम्युनिटी के हाथ में होना चाहिए, जिस वजह से एज अ कम्युनिटी एज अ होल उस चीज का पूरा एक निवारण निकाल सके। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो मिशन जो है उसको दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रिचार्ज करने की जरूरत है और वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखने को मिल रहे हैं कि वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो उस चीज को भी लेकर के जो जल जीवन मिशन है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। अब अगर हम लोग इसका बात करें, अपराजिता अपराजिता पारांगला, अगर इसका बात करें तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ ऑल इंडिया गर्ल हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक, जो कि इससे एसोसिएटेड है इन न्यू दिल्ली। इस वजह से बेसिकली होगा क्या कि इसमें ट्रैक में हमें देखने को मिल रही है इवेंट में बेसिकली अ फ्लैगशिप एडवेंचर एक्टिविटी ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प इन न्यू दिल्ली। ट्रैक की अगर बात करें तो 250 किलोमीटर्स जो पारंगला है उसमें ट्रैकिंग देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, ये पूरा इसका है जो कि लद्दाख में आप देख सकते हो, जिसमें से टीम जो है 28 गर्ल कैडेट लेड बाय 3 वुमेन ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग द 3 सर्विसेज। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ देर इज वन क्वेश्चन, आप इसको पढ़ें, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप एक बार देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। दिस इज द आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको केटर करेंगे। थैंक यू। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को अब ये समाप्त हो चुका है। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। और जाने से पहले मैं फिर से आपको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि डियर एस्पिरेंट्स, आप अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान यही दो चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच सकती है। योगा करें, हेल्दी खाना खाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अपने परिवार वालों से ज़्यादा कनेक्ट में रहें, और अगले मॉड्यूल में मिलेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।